इस वक्त चाइना सिर्फ कुछ ही दिन दूर है एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से एंड काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने इसको चाइना का लीमैन ब्रदर मोमेंट भी कहा है। एंड लीमैन ब्रदर्स वही कंपनी थी जिसके कारण 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एंड इस क्राइसिस के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है एवरग्रांडे ग्रुप, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है एंड ये चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर भी है। बट एवरग्रांडे ग्रुप का शेयर प्राइस इस साल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक 85% डाउन है। एंड एवरग्रांडे ग्रुप का जो टोटल डेट है, जो टोटल लायबिलिटीज है, वो इस वक्त $300 बिलियन है। एंड ये लायबिलिटी बेसिकली चाइना के जीडीपी का 2% है। एंड पिछले एक हफ्ते में हमने एवरग्रांडे ग्रुप के ऑफिसेस के बाहर काफी सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। एंड ये जो प्रोटेस्टर्स है ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने एवरग्रांडे ग्रुप के थ्रू अपना घर खरीदा था, उन्होंने अपने पैसे दिए थे बट अभी तक उन्हें अपना घर नहीं मिला और अब उनको लग रहा है कि उनका पैसा डूब जाएगा। एंड सिर्फ ये बायर्स ही नहीं, इनफैक्ट काफी सारे एक्सपर्ट्स का, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स का और तो और इस कंपनी का खुद मानना है कि ये शायद से अपना ये $300 बिलियन का डेट रीपे ना कर पाए। सो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, इस कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज है वो इस वक्त 1.97 ट्रिलियन युआन या फिर अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन का है। एंड इस $300 बिलियन में भी $89 बिलियन इनका इंटरेस्ट बेरिंग डेट है। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये जो $300 बिलियन का डेट है ये एक्चुअली में चाइना की जीडीपी का 2% रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो एवरग्रांडे ग्रुप है ये 1996 में चाइना के गुंजाओ सिटी में स्टार्ट हुआ था एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स है चाइना का। एंड इस वक्त इस कंपनी के 1200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स है जो कि 280 सिटीज में लोकेटेड है चाइना के। साथ ही साथ इस कंपनी के लगभग 200,000 करंट एम्प्लॉयज है एंड ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3.8 मिलियन जॉब्स जनरेट करता है हर साल। एंड ये कंपनी बेसिकली हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एंड जैसा कि मैंने बताया था, इस साल की स्टार्टिंग से लेके अभी तक इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 85% डाउन है। एंड वैसे तो एवरग्रांडे ग्रुप का जो कोर बिजनेस है वो रियल एस्टेट बिजनेस है, बट इन्होंने और भी काफी सारे इंडस्ट्रीज में या बिजनेसेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस कंपनी की अपनी खुद की एक फुटबॉल टीम है, इनकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी है, ये टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट में भी इन्वॉल्व है, ये हेल्थ सेक्टर में भी है, मीडिया में, फाइनेंस में, फूड, म्यूजिक, इन सारे सेक्टर्स में इस कंपनी के सब्सिडरीज है। बट इतनी बड़ी और इतनी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी पे इतना ज्यादा डेट कैसे आ गया और ये इस क्राइसिस के बीच में कैसे फंसी? वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वही पुरानी स्टोरी, इस कंपनी ने भी बहुत ज्यादा कर्जा उठा लिया था, बहुत ज्यादा लोन ले लिए थे, काफी ज्यादा डेट है इस कंपनी पे, बट इनके उस लोन को रीपे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये उस लोन को वापस नहीं चुका पा रहे, तभी ये डेट क्राइसिस बिल्डअप हो गया है। ये कंपनी अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, बनाने के लिए बार बार उधार लेती रही और जो इनके करंट प्रोजेक्ट्स थे उनके फ्लैट्स को ये काफी ज्यादा फास्टर रेट पे बेचती रही विद अ वेरी वेरी लो मार्जिन, इस उम्मीद में कि इससे इनके पास कैश आएगा, उससे ये और जमीन खड़ी कर पाएंगे और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। इनफैक्ट काफी बार इस कंपनी को क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट से, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट से और कमर्शियल पेपर से भी पैसा उधार लिया था, इतना ज्यादा ये पैसा उधार लेते थे। एंड अब अगर एक कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है तो 4 मेन कैटेगरीज है जिनके ऊपर सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स जिन्होंने इनको उधार दिया है, सेकेंडली होम बायर्स जिन्होंने इनके साथ घर खरीदे हैं, थर्ड सप्लायर्स इस कंपनी को जो सामान सप्लाई करते थे, एंड फाइनली इस कंपनी के इन्वेस्टर्स। बट ये इंपैक्ट यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जैसे 2008 में लीमैन ब्रदर्स के टाइम पे भी हमने कैस्केडिंग इफेक्ट देखा था कि एक बैंक को बैंक्रप्सी फाइल करी, उससे बाकी सारे बैंक्स भी धीरे धीरे करके गिरने लगे। तो यहाँ पे भी एक ग्लोबल इंपैक्ट इसका पड़ सकता है ऐसी कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण। इनफैक्ट इस वक्त 128 बैंक्स एंड 121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एवरग्रांडे के इस डेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोज्ड है, यानी कि इन पे इनका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा अगर एवरग्रांडे ग्रुप कोलैप्स करता है। एंड फाइनली चलिए बात करते हैं कि इस क्राइसिस के कारण इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सो इस क्राइसिस के कारण अगर चाइना में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो इसका एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के कमोडिटी सेक्टर पे, स्पेसिफिकली स्टील एंड आयरन ओर पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में एक्सपोर्ट होता है चाइना पे। एंड अगर चाइना फिर से अपने युआन को डेप्रिशिएट करता है, उसकी वैल्यू कम कर देता है, तो इंडिया के टेक्सटाइल, टायर्स एंड केमिकल बिजनेस को काफी ज्यादा स्टिफ कंपटीशन मिलेगा चाइनीज कंपनी से। बट अभी एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा
क्या ये कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेगी या फिर इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट से एक बेल आउट मिलेगा या कुछ और सोल्यूशन निकलेगा, ये सारा अभी हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।